इस कार्यक्रम का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ समाज से जुड़े उन गंभीर मुद्दों को दिखा रहे हैं जिन पर चर्चा और बहस करने से अक्सर लोग बचते हैं। पर आप पर असर क्यों नहीं होता? भीड़ भरे इस शहर में हर शख्स अकेला क्यों दिखता है? क्यों घर की दीवारें सरहद बन चुकी हैं? क्यों जिन सीढ़ियों से हम रोज उतरते हैं उन पर चढ़ते लोग अनजान नजर आते हैं? घर से बाहर जब अपनों को ढूंढने निकलो तो एक चेहरा भी जाना पहचाना क्यों नहीं दिखता? इस भीड़ में किसे जानते हैं आप? आखिर ऐसा क्या है कि पड़ोस के जिस दरवाजे को आप रोज देखते हैं उसे कभी खटखटा नहीं पाते? ये यहां सामने कौन रहता है आप जानते हैं? आपने अगर कभी कदम बढ़ाए तो क्यों सामने वाला अपने दरवाजे नहीं खोलता? कोई कुछ जवाब क्यों नहीं देता? घर में बैठे हुए कभी कभी ख्याल आया कि चलो अपने बनाए जाएं तो क्यों कोई याद नहीं आता? कोई ऐसा जिससे मेल जोल बढ़ाया जाए। अगर कभी कॉलोनी में बाहर भी निकलो तो कोई ऐसा नहीं दिखता जो आपसे बात करना चाहता। कहीं कोई दिखता क्यों नहीं? कहां चले गए सब? इतने अकेले क्यों हैं हम? क्यों? असल में यह है आज का हमारा मुद्दा। इतने अकेले क्यों हैं हम? क्यों शहरों में रहने वाले लोग अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते? किताबों में पढ़ा था कि इंसान सामाजिक प्राणी है, लेकिन क्यों समाज से कटते जा रहे हैं हम? कौन जिम्मेदार है इस अकेलेपन के लिए? आपको दिखाते हैं। याद होगा आपको, खबरों में आपने देखी भी होगी ये कहानी। नोएडा की है कहानी, दिल्ली के करीब नोएडा की दो बहनों की कहानी। अकेलेपन की एक बेहद ही दर्दनाक कहानी है। ये हदें पार चुकी है, हदें पार कर चुकी है उस बात की जिस पर हम आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी हमसे ढेर सारे सवाल पूछती है, बहुत कुछ सिखाती भी है। लेकिन फिर भी आप पर असर क्यों नहीं होता? नोएडा के सेक्टर 29 का फ्लैट नंबर 326। नोएडा के हजारों फ्लैट की तरह इस घर में भी रहता है एक परिवार। दरवाजे पर दस्तक देने पर नजर आती है सोनाली बहन। 2 मिनट बात कर 2 मिनट इनको इजाजत दे दो। नहीं। मैं इसीलिए इनके साथ आया हूँ, so that you should feel secured. नो। सोनाली आज दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा खोलकर जवाब जरूर देती है, भले वो किसी से बात करना चाहे या ना चाहे। लेकिन पिछले साल अप्रैल तक ऐसे हालात नहीं थे। यही फ्लैट नंबर 326 6 महीने तक खुला भी नहीं था। एक दिन पुलिस की मदद से जब फ्लैट का दरवाजा खुला तो सोनाली अपनी बड़ी बहन अनुराधा के साथ लगभग बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ना शुरू किया तो अंदर से दरवाजा तो खुला, लेकिन बहनें किसी से मिलना नहीं चाहती थी। प्लीज, मैं मर जाऊंगी ऐसे। अरे अभी एक बार घर के अंदर की तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। कमरे में घुप अंधेरा था और खिड़कियों पे पर्दे लगे थे। सोफे पर एक बहन इतनी बुरी हालत में लेटी हुई थी कि हम आपको उसका वीडियो भी दिखा नहीं सकते। कहने को तो कंक्रीट का जंगल बन चुका है पूरा इलाका, लेकिन पॉश मानी जाने वाली सोसाइटी के भीतर इस घर के अंदर की जो हालत थी उसे देखकर पड़ोसियों को यकीन तक नहीं हुआ। हमको बाद में पता लगा जब ये केस हो गया था और जब वो हॉस्पिटल पहुंच गई हैं, क्योंकि हम दूसरे वार्ड में हैं जी, वो दूसरा वार्ड है जी। वो हमको जब पेपर में और न्यूज़ में आया तब हमको पता लगा। समाज सेविका उषा के मुताबिक सोनाली के घर को खुलवाने में उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी इसे खुलवाने के पक्ष में नहीं थी।
उधर मैं घूमने जाया करती थी, मैं देखती थी कि वो घर लगातार बंद पड़ा है। तो एक दिन अचानक ही मैंने पूछताछ की तो चौकीदार और वहाँ के लोगों ने बहुत बुरी तरह झिड़क दिया कि ये महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आदेश है RWA का कि वहाँ कोई नहीं जा सकता है। हम वहाँ पर अंदर बड़ी मुश्किल से झूठ बोलकर किसी तरह अंदर पहुँचे। छत पर कूदकर अंदर गए तो थोड़ी सी खिड़की टूटी हुई थी, तो देखा तो अंदर से भयंकर बदबू आ रही थी। मैंने तुरंत ही SSP थे को फ़ोन किया, उन लोगों ने तुरंत मदद की, पुलिस भेजा। हमने कहीं ताला तोड़वाना होगा, शायद मुझे उस समय शक हुआ कि शायद उसमें से एक महिला मर चुकी है। लेकिन जब खोला गया तो इतनी भयंकर बदबू जैसे कितनी लाशें सड़ गई हों। सोनाली की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। यहाँ सोनाली अपनी बहन अनुराधा के अलावा भाई और माँ बाप के साथ रहा करती थी। पहले माँ गुजर गईं और फिर पिता का देहांत हो गया। भाई भी शादी करके अलग जाकर बस गया। इस दौरान इन बहनों का साथी बना घर का कुत्ता। ये सोनाली जी सुबह रोज सैर करने आती थी बड़ी रेगुलरली, और इनके पास में एक कुत्ता था जिस कदर ये उसे प्यार करती थी, सैर करते हुए उससे बातचीत करती थी। ये सब देख के एज अ डॉग लवर हमें बड़ा अच्छा लगता था। दोनों बहनें कुत्ते पर अपना प्यार लुटाती और यही उनका परिवार था। लेकिन कुत्ते की मौत ने उन्हें बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। पढ़ी लिखी होने के बावजूद दोनों की नौकरी छूट गई। बाहर की दुनिया उनके लिए बेगानी हो चुकी थी और पड़ोसियों ने भी पलट कर देखने की जहमत नहीं उठाई। 326 नंबर का ये घर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही पहला घर है और ऊपर 2 मंजिल तक जितने भी लोग जाते हैं वो लगातार दिन में कई बार इस घर से दो चार होते हैं, उन्हें उस घर को देखते हैं। और अगर काफ़ी लंबे समय से ये घर बंद था तो आखिर लोगों ने क्यों नहीं इसे खुलवाने की कोशिश की? लोग क्यों नहीं समझना चाहते थे कि यहाँ पर भी इंसान रहते हैं? हो सकता है कि वो पहले से ही टच में ना हो आस पड़ोसी के, ये भी हो सकता है ना। जब पहले से ही ना होंगे आस पड़ोसी, या एक दो बार उन्होंने अगर ट्राई भी करा होगा और कोई मतलब दरवाज़ा नहीं खुला या कोई अंदर से कोई उनको मैसेज नहीं मिला तो उन्होंने भी बॉदर करना छोड़ दिया। पड़ोसी अब उनकी जिंदगी के बारे में बताते हैं, लेकिन ये जवाब किसी के पास नहीं है कि एक घर शमशान में बदलता रहा और सैकड़ों जिंदगियों में से किसी को खबर तक नहीं हुई। जब घर का दरवाजा खुला तो दोनों बहनें बुरी हालत में मिली। अनुराधा अब इस दुनिया में नहीं है और सोनाली जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश कर रही है। ये जो हादसा हुआ है कुछ महीने पहले, शायद अगर पड़ोस में कोई ये जानने की कोशिश करता कि इस घर में कुंडी क्यों लगी हुई है, इस घर से कोई आ जा क्यों नहीं रहा है, तो शायद जिस स्थिति से ये बेचारी गुजरी हैं वो स्थिति ना होती। अब पड़ोसी प्राइवेसी की दुहाई दे रहे हैं कि उसमें दखल असभ्यता की निशानी है, इसीलिए किसी ने उनकी खबर लेना ठीक नहीं समझा। एक सोसाइटी के भीतर 2 लोग जिंदा लाश में बदल गए और पड़ोसी इस वजह से देखने नहीं आए क्योंकि वो खुद सामाजिक नहीं थी। सवाल ये उठता है कि कब तक लोग प्राइवेसी की आड़ में अपने पड़ोस में भी देखने की हिम्मत तक नहीं जुटाएंगे? क्यों अपने पास हो रही घटनाओं से किसी को फर्क नहीं पड़ता? क्यों नहीं जो दरवाजा हम रोज देखते हैं उसके भीतर की जिंदगी के बारे में भी कुछ जानने में रुचि नहीं लेते? क्यों इतने अकेले हैं हम? क्यों ऐसा बना लिया है हमने अपने आप को? क्यों हम पड़ोसियों को जानते तक नहीं है, नाम तक नहीं जानते हैं लोग। कई लोग ये तक नहीं जानते कि पड़ोस वाले मकान का नंबर क्या है। क्यों ऐसे हो गए हम? हमारे साथ अब रंजना कुमारी जी जुड़ रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मुंबई से काजल वशिष्ठ जुड़ रही हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, अकेली रहती हैं मुंबई में। हमारे साथ यहाँ हेमंत शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे स्टूडियोज में कि क्यों ऐसा बना लिया है हम लोगों ने अपने आप को। पर आप पर असर क्यों नहीं होता? पर आप पर असर क्यों नहीं होता? हमारे साथ अब रंजना कुमारी जी जुड़ रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मुंबई से काजल वशिष्ठ जुड़ रही हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, अकेली रहती हैं मुंबई में। हमारे साथ यहाँ हेमंत शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे स्टूडियोज में कि क्यों ऐसा बना लिया है हम लोगों ने अपने आप को। क्यों हम पर असर नहीं होता? पहले काजल के पास चलते। काजल, आप अकेली रहती है मुंबई में? जी बिल्कुल, मैं अकेले रह रही हूँ, पिछले 7 साल से अकेले रह रही हूँ। और पड़ोसियों को जानती है? बहुत सारी वजह है। हाँ।
हम इनसिक्योर हैं, हम किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं कर सकते। काम का स्ट्रेस तो है ही है, कंपटीशन बढ़ गया है। आप एक जो माहौल है वो खुद ही अपने आप में बहुत इनसिक्योर है, और इसमें हम पड़ोसी को कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। या वैसे भी बॉम्बे में लड़कियों के लिए अकेले घर ढूंढना मतलब एक टास्क होता है। जानना, कोई अकेली लड़की को घर नहीं ये तो अकेली लड़की का प्रॉब्लम तो है, लेकिन वैसे भी जो परिवार वाले लोग हैं वो भी एक दूसरे को नहीं जान रहे। उसी बात में अभी मैं कितना रिस्क ले सकती हूँ। मैं अपना काम करती हूँ, मैं सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। मैं इतनी थक जाती हूँ कि मुझे उस वक्त कोई नहीं चाहिए। स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि मुझे इस वक्त कोई नहीं चाहिए। इनफैक्ट अपना लैपटॉप और फ़ोन तक मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ कि मुझे इस वक्त कोई डिस्टर्ब ना करे। और किस हद तक आप अपनी जिंदगी किसी पड़ोसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा आप करेंगे, सबसे बड़ा बिंदु ये है, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि भरोसा एक नहीं है या कैसे भरोसा करें, और दूसरा ये कि हमें चाहिए ही नहीं कोई, हम कुछ शांति अपने लिए चाहते हैं, लेकिन वो कितनी खतरनाक हो सकती है। मुंबई की एक खबर दिखाते हैं आपको, सबको याद होगा, काजल ये देखते याद होगा आपको भी और दर्शकों को भी, सबको, कि पिछले महीने मुंबई के वडाला इलाके के एक अपार्टमेंट में पल्लवी नाम की लड़की की सनसनीखेज हत्या हो गई थी। वो केस, उस केस पर नजर डालते हैं। फ्लैट में पल्लवी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, पड़ोसियों को पता तक न चला। पल्लवी की जान बच सकती थी अगर वो अपने पड़ोसियों को जानती पहचानती होती। पल्लवी और मुंबई की ये कहानी देखिए। मुंबई में बडाला इलाके के भक्ति पार्क की इस बिल्डिंग में 8 अगस्त की रात हुई एक घटना से हड़कंप मच गया था। यहाँ रहने वाली पल्लवी पुरकायस नाम की युवती का शव उसके फ्लैट से मिला था। हत्या फ्लैट में ही की गई थी, लेकिन इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी थी। हत्या का आरोपी निकला बिल्डिंग का ही वॉचमैन। पल्लवी यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और उनका आसपास पड़ोसियों से भी कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने भी माना है कि लोगों के बीच बढ़ती दूरियों की वजह से ऐसा हो रहा है कि संगीन से संगीन वारदात हो जाती है, लेकिन किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। जहाँ तक नेबर्स का सवाल है, अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि नेबर्स हेल्प कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, मगर इन जनरल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुंबई में ये जो डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस से ज़्यादा एक सोशल डिस्टेंस है, एक इमोशनल डिस्टेंस है लोगों के बीच। ये होने की वजह से काफ़ी बार जो कुछ क्राइम्स सॉल्व हो सकते हैं या प्रिवेंट हो सकते हैं, उसमें दिक्कत आती है। मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में रहने वाले इस सिंह परिवार को ही ले लीजिए। कुछ साल पहले तक ये परिवार रो हाउस, जिसे मुंबई में चौल के नाम से जाना जाता है, उसमें रहता था। इनकी माने तो उस वक्त ये वहाँ रहने वाले लोगों के साथ घुल मिल कर रहते थे, लेकिन आज 24 मंजिल की इस बिल्डिंग में रहते हुए भी इन्हें ये पता नहीं है कि इनका पड़ोसी कौन है, वो कब घर आते हैं, कब जाते हैं। इन सब बातों से ये सभी अनजान हैं। पहले चार्ली सिस्टम में रहते थे तो बहुत अच्छा था कि आजू बाजू वाले सब देखभाल करते थे। वो लोग को मालूम पड़ेंगे घर में आज इनके घर में जेंट्स कोई नहीं है, खाली लेडीज़ लोग हैं, तो वो लोग पूछते थे, खाने पीने पूछते थे, रहते थे। अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। अभी तो हम समझो हम कहीं बाहर टूर पे चले गए, 2-3 दिन के लिए सोचना पड़ता है घर में क्या वहाँ पे हालत कैसी हुई। अभी यहाँ नए बिल्डिंग में आ गए तो यहाँ पर हमेशा दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, और कोई आएगा बेल बजाएगा तो ही खोलते हैं, और यहाँ पर किसी बिल्डिंग में किसी का कोई पहचान भी नहीं बनता है। भले ही इस तकनीकी युग में वो फेसबुक और ट्विटर के जरिए बाहरी दुनिया से जुड़े हो, लेकिन व्यस्त दिनचर्या की वजह से उन्हें अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता। लिहाजा पड़ोसियों की मदद की आवाज लगाने का भी उन पर कोई असर नहीं होता। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करते थे तो सुख दुख में सब साथ हुआ करते थे। अब आप बीमार हो तो कोई है नहीं आपके पास, आप डिप्रेस्ड रहते हो, आप शाम को घर आ जाते हो तो अकेले रहते हो, वही 2 लोग रहते हैं या वही 1 लोग रहते हैं जो आजकल नॉर्म चल रहा है। तो एक सोशल इंटरेक्शन कम हो चुका है, लोगों की ज़िंदगी अब स्प्लिट हो चुकी है और इससे काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। मुंबई के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर यूसुफ माचिसवाला के पास ऐसे सैकड़ों मरीज आते हैं जो उनसे अकेलेपन की शिकायत करते हैं। वो इसके पीछे अहम वजह पश्चिमी सभ्यता का असर और रहन सहन में बदलाव को बताते हैं। लोगों के पास हजारों दोस्त हो गए ऑन द नेट, मगर पर्सनली सुख दुख बांटने के लिए शायद एक दोस्त भी नहीं रहता है। तो ये हम भुगताई कर रहे हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल का, तरक्की का, और ये इसके नेगेटिव
चीज़ें आ रही हैं। जो लोग अपने आप को लोनली फील करते हो तो प्लीज़ कोशिश करें कि वो इस तरीके की कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में जुड़ जाए, अपने फैमिली मेम्बर्स के संपर्क में रेगुलरली रहे, अपने दोस्तों से मिलते। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये तरक्की का एक तरह से खमियाजा भुगत रहे हैं हम। दर्शक लगातार हमें मैसेज भेज रहे हैं। एक दर्शक हैं हमारे, वो कहते हैं, अशोक विद्यार्थी साहब झांसी से, वो कहते हैं युवा पीढ़ी माँ बाप से अलग रहना पसंद करती है। दुर्भाग्य है कि शहरों में पड़ोसी अजनबी लगने लगे हैं और माँ बाप अतिथि लगने लगे हैं। रंजना जी, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, असल में ज़्यादा समस्या नगरों और महानगरों की है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह की परिस्थितियाँ जोड़ने के कारण कम होते जा रहे हैं, जुड़ने के कारण कम होते जा रहे हैं और दूरियाँ बढ़ाने के कारण बहुत सारे। आपने सुना अभी कि प्राइवेसी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मेरी ज़िंदगी, मैं और मेरे बीच में कोई आना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ की व्यस्तता जो आज की आपाधापी है, सुबह से शुरू होती है ट्रेन पकड़ने, बस पकड़ने और काम पर जाने से, और रात के वो तब तक आप घर आते हैं तब तक अंधकार है, और उसके बाद फिर वर्चुअल रियलिटी में जीने लगते हैं। या तो टेलीविजन खोला या फिर नेट पर चले गए और अपने दोस्तों से बातचीत शुरू कर दी, तो वो समय बिल्कुल नहीं है। समाज की कुरीति है, समाज में दोष देना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पैसे की दौड़ में लग गए हैं और पैसे की दौड़ में भूल गए हैं अपने रिश्तों को। टूटते रिश्ते, टूटते परिवार। कम्युनिटी सेंटर और कम्युनिटी हॉल वगैरह तो होते हैं, आज भी होते हैं, उनका उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो हम आपस में सीमित होकर रह गए और सीमित होने की वजह से हम जो है रिश्तों में बंध नहीं पा रहे हैं। किशोर जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी यहाँ पे। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मैं जब नई बॉम्बे आई थी और मैं एक बिल्डिंग में रहती थी, वहाँ के बिल्डिंग का जो फैमिली था, जो एटमॉस्फेयर था, उन्होंने मुझे अपने परिवार की तरह रखा है। हम लोग हर साल गणपति महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है, तो हम हर साल काम के बाद में, ऑफिस से आने के बाद में, हम लोग गणपति का जो पूरा आयोजन है वो प्लान करते थे और उसमें हम डांस करते थे, छोटी छोटी एक्टिविटी करते थे। इस तरह मुझे एक परिवार मिला है वहाँ पर। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी आप करेंगे ऐसा हो सकती है, वो एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी अगर जैसे मुंबई में ये इन त्योहारों पे बन जाती है, ऐसी अगर और जगह भी बन जाए या कोई ना कोई और दूसरा कोई साधन इस तरह का ढूंढा जाए, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जुड़ेंगे। जो रंजना जी जिस तरफ इशारा कर रही है कि अगर एक मौका मिलता है, एक मौका मिलता है हम सबको, सामने वाले को जानने का कि अच्छा उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है क्या, हम प्रोफेशनली या पर्सनली कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। भूमि फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जहाँ पे मुझे उनसे मतलब परिवार वाला प्यार मिला है। जी रंजना, तो आज भी अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें ही फोन करती हूँ। पर आप पर असर क्यों नहीं होता? बड़े शहरों में रहने वालों को अकेलापन असल में रोग लगता ही नहीं है। राजस्थान की अपूर्वा है, उनकी कहानी हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में 7 साल से अकेले रह रही हैं। वो कहती हैं कि अकेलापन ही उनका सबसे अच्छा साथी है। अपूर्वा अपनी जिंदगी से खुश है, लेकिन क्या वाकई हर कोई ऐसे ही सोचता है? देखिए अपूर्वा की कहानी। 35 साल की अपूर्वा नोएडा की एक आईटी कंपनी में एचआर प्रोफेशनल है। 7 साल से अपूर्वा इस फ्लैट में अकेले रह रही है। संयुक्त परिवार में पली बढ़ी अपूर्वा को अब अकेलापन अच्छा लगने लगा है। पड़ोस में कौन रहता है कौन नहीं, अपूर्वा को इसकी परवाह नहीं। काम के अलावा अब अकेलापन ही उनका सबसे अच्छा साथी है। इस जगह अकेले मैनेज करते करते इज ऑलमोस्ट 7 years नाउ, और पूरी लाइफ आपकी अराउंड होती है आपकी मेड्स पे, टू बी वेरी ट्रू, क्योंकि आप एज अ सिंगल वुमेन हैं, आप लोगों से कम इंटरेक्ट करते हैं जहाँ रहते हैं, क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं कि आपका इंटरेक्शन आपके नेबरहुड से बहुत कम होता है। अगर आप अभी मुझसे पूछेंगे हु इज़ माई नेक्स्ट डोर नेबर, तो मुझे शायद उनका नाम भी नहीं पता है और उनको भी नहीं पता होगा कि मेरा नाम क्या है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। किताबों में पढ़ी ये बात अपूर्वा को याद है, लेकिन काम की व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि समाज से घुलने मिलने का वक्त ही नहीं है। दफ्तर के अलावा अगर किसी से सबसे ज्यादा बात होती है तो वो है घर की नौकरानी। अपनी मेड को ही अपूर्वा ने अपने घर का सदस्य बना लिया है।
हमारी लाइफ पूरी हमारी मेड्स के अकॉर्डिंगली रिवॉल्व करती है, टाइमिंग्स, आना जाना। अपूर्वा की शादी नहीं हुई है, इसीलिए सुरक्षा के चलते उन्होंने अपार्टमेंट में एक पूरा फ्लैट किराए पर लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ सभी परिवार वाले हैं, ऐसे में उनके साथ अपूर्वा का मेलजोल नहीं हो पाता। हद तो तब हो गई जब एक रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अपने दफ्तर के एक साथी को बुलाना पड़ा, क्योंकि वो यहाँ किसी को नहीं जानती। अल्सर का प्रॉब्लम है, तो मुझे रात को अराउंड 11:30-12 ज़रूरत पड़ी, लेकिन मैंने सबसे पहले कॉल अपना ऑफिस कलीग को किया था एंड दे केम इमीडिएटली टू टेक केयर ऑफ मी। कि मैं सोसाइटी में से किसी को बुलाती कि वो आए, कि मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ, और वो 15 किलोमीटर दूर गाजियाबाद से मुझे देखने के लिए आए। जोधपुर में रहने वाले अपूर्वा के घर वालों के अलावा उनके घर किसी का आना जाना नहीं है। अपूर्वा भी अब नहीं चाहती कि किसी से दोस्ती करें और किसी को घर बुलाएं। अकेलेपन का राग ऐसा है कि अब अपनी जिंदगी में मां का दखल भी ज्यादा पसंद नहीं है। ऑलमोस्ट 4 महीने में या 5 महीने में एक बार घर जाती हूँ, और वो भी 4 दिन के लिए जाती हूँ। 2 दिन के बाद मुझे लगता है कि क्योंकि वहाँ की लाइफ इतनी स्लो है, सबके पास इतना टाइम है, और हमारे पास हमारा हर टाइम हर एक काम के लिए डेडिकेटेड है, तो ऐसा लगता है कि कितना खाली टाइम है इनके पास। तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है वापस अपने घर चलो, जहाँ आपने 25-28 ईयर्स अपने बॉर्न ब्रॉट अप जिस घर में किया है, वही घर ऐसा लगता है कि नहीं, लेट्स गो बैक टू आवर ओन हाउस। तो ये मजबूरी है अकेले रह रहे लोगों की। अपूर्वा ने अपनी मजबूरी तो बता दी, लेकिन क्या यही मजबूरी उनके पड़ोसियों की भी है? क्या उनकी तरफ से कभी कोई पहल नहीं हुई मेलजोल बढ़ाने की? क्यों नहीं कभी किसी पड़ोसी ने ही आगे आकर अपूर्वा से कहा कि कभी मदद की जरूरत हो तो उनके घर के दरवाजे खटखटा ले? आखिर क्यों इतने अकेले हैं हम? क्यों हम अपने पड़ोसियों से बात तक नहीं करते, मिलते जुलते नहीं हैं? क्यों सिर्फ इंटरनेट पे तो हमारे इतने दोस्त होते हैं लेकिन असल जिंदगी में नहीं होते? हमारे साथ रंजना कुमारी जी बनी हुई हैं, हमारे साथ मुंबई से काजल वशिष्ठ बनी हुई हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में हेमंत शर्मा जी मौजूद हैं। हम मोबाइल फोन और सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए दूसरों से जुड़े रहते हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों से दूर होते जा रहे हैं। आखिर इतने अकेले क्यों हैं हम? क्या है अकेलेपन का कोई इलाज क्यों नहीं है? दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर नोएडा के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहता है श्रीवास्तव परिवार। घर में पति पत्नी हैं, बूढ़े पिता हैं और बच्चे भी हैं। भरा पूरा परिवार है ये, लेकिन इनके पास अपने अलावा किसी और के लिए वक्त नहीं है। अभिषेक श्रीवास्तव शारदा यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। अगर मुसीबत के वक्त कोई याद आता है तो वो है बिल्डिंग का गार्ड। मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन थी ऑफिस में कि मैं छुट्टी नहीं ले सकता था, और मेरी वाइफ का भी कुछ ऐसी अर्जेंट मीटिंग थी, तो छुट्टी का बिल्कुल कुछ हो नहीं पाया। इनफैक्ट मैं उस दिन मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने गार्ड को अपने नंबर दिए और उसका नंबर हम लोगों ने लिया और उसको बोला कि भाई तुम हर एक आधे घंटे पे 1 घंटे में जाके आप ऊपर देख लेना, रूम में चेक कर लिया करना कि पापा ठीक हैं या नहीं हैं। और मैंने उसको ऑलमोस्ट दिन में कम से कम 10 बार तो फ़ोन किए होंगे उसको। और लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट गार्ड कि वो जब भी मैं फ़ोन करता था बोलता नहीं सर मैं हो के आया हूँ, देख के आया हूँ, और उसके भरोसे हम लोग दिन भर ऑफिस में काम किए। दोस्तों और पड़ोसियों से ज्यादा अभिषेक को गार्ड का सहारा है। वो इसीलिए क्योंकि अभिषेक और उनके परिवार का पड़ोसियों से मेल जोल नहीं है। किसी को जानते नहीं और न कोई इंटरेक्ट करना चाहता है। मेरे पड़ोस में जो है उनके यहाँ भी लॉक लग जाता है, सुबह वो भी चले जाते हैं। सामने जो है वो वाइफ और उनका बेटा है, वो अकेले रहते हैं। तो देखा है उन लोगों को निकलते हुए, तो अब किसी को जानते नहीं तो आप कैसे किसी को क्या बोल दें कि नहीं भाई आप मेरे यहाँ ये सिचुएशन है देख लो। कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है। फिर आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। घर में अभिषेक के बुजुर्ग पिता भी हैं, लेकिन सेहत ऐसी है कि बाहर जा नहीं सकते और कोई पड़ोसी भी हालचाल लेने आता नहीं। अब शिकायत करें भी तो क्या और किससे? गांव में मतलब ओल्ड सिस्टम था पहले, अब यहाँ पर थोड़ा मॉडर्न हो गया है। लगभग यही कहानी है बड़े शहरों में रहने वाले परिवारों की। पड़ोसी अपने पड़ोसी को नहीं जानता, कोई किसी को जानता भी है तो दूर से नमस्ते करके चल देता है।
फेसबुक और ट्विटर पर दोस्तों से चैटिंग करके घंटों गुजार देंगे, लेकिन अपने पड़ोसी को हम नहीं जानते। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि दूसरे से कटकर अकेले रहने की ये आदत इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हम जिंदगी में दूसरों का दखल नहीं चाहते। जो फैमिलीज हैं वो एक तो छोटी होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं, और जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं और बच्चे हैं उनमें क्या हो रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है, ठीक है, दोनों बाहर जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं एंड अपने ही लाइफ में बिजी हो जाते हैं, बच्चों के साथ, बच्चों की स्टडीज़ के साथ, या अपने ही थोड़ी सिमट जाती है उनकी लाइफ अपने ही कामों में। सो दे आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद अदर्स। एक तो ये है। दूसरी एक चीज़ है कि अपनी भाग दौड़ की लाइफ में वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए कहीं ना कहीं, उनको अपने से ही मतलब है, मतलब दे आर नॉट सोशलाइजिंग विद देयर नेबर्स। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अकेले रह रहे लोगों से लूटपाट और कत्ल की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। ज्यादातर में ये सामने आया है कि पड़ोसी को खबर ही नहीं रहती कि उसके पड़ोस में क्या हो गया। समाज शास्त्रियों की माने तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। तो शहरों में जो पूरा शहरों का जो ढांचा है, जैसे जिस तरह के घर हैं, जिस तरह के लोग अपने अपने में अपार्टमेंट कल्चर है कि आप एक अपने अपार्टमेंट में हैं, आपका अपना एक परिवार का यूनिट है, सिर्फ आप अपने बारे में ही चिंतित हैं, तो फिर पड़ोसी के बारे में चिंता करने की ना तो जगह होती है दिमाग में, दिल में, ना ही उस तरह का समय होता है। दोनों चीज़ें ही अपने आप को बाधित। और दूसरी चीज़ ये भी कि जब शहरीकरण के साथ साथ जो व्यस्तता है ज़िंदगी की, वो भी एक अलग तरह की बढ़ जाती है क्योंकि आपके डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं। अकेलापन ऐसी समस्या बन गया है जिसका बुरा असर हमें जिंदगी भर हमारी ही नजरों के सामने दिखता है, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। समाज शास्त्री हो या मनोचिकित्सक, दोनों ही कहते हैं कि अकेलेपन का एक ही इलाज है। बात करो, मिलो जुलो अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, काम के अलावा थोड़ा सा वक्त दो दूसरों के लिए। ऐसा होगा तभी दूर होगा हमारा अकेलापन। तो फिर क्यों नहीं देते हैं हम वक्त? जब सब समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं देते हेमंत जी? वक्त इसीलिए नहीं देते क्योंकि हम समाज के हिसाब से चलने में लगे हैं। समाज के हिसाब से हम अपने आप को मेंटेन करने में लगे हैं। उस मेंटेन करने के चक्कर में हम सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात के 9 बजे घर में घुसते हैं। हम समाज को क्या वक्त दें, हम अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। किशोर जी, हाँ जी काजल, मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन काजल ने आपको उदाहरण दिया ना। जी काजल बोले। मैं कहना चाहूंगा कि अपूर्वा का जो केस है, कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारा इंडिया में जो एक सोसाइटी है उसमें ऐसा है कि अच्छा आपकी शादी भी नहीं हुई, आपकी शादी क्यों नहीं हुई, आप क्या करते हैं। तो वो जो एक बैलेंस होता है जानने का और किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करने का, अगर वो बैलेंस अगर हम सब मेंटेन करके चले तो शायद ये काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। लोग हिचकिचाएंगे नहीं किसी को अप्रोच करने में और सोचेंगे नहीं 2 बार किसी से बात करने में। आज का इंसान बहुत ही मतलब अलग है, काम के का स्ट्रेस है। एक बहुत अहम मुद्दा उठा रही हैं आप, बहुत अहम बिंदु है काजल का। हेमंत जी, काजल कह रही हैं कि जो हम ये जो बैलेंस बहुत जरूरी है कि दखल नहीं चाहते, क्योंकि दखल जब होता है तो वो पूरी दखल अंदाजी हो जाती है। इस बिंदु पर भी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पर आप पर असर क्यों नहीं होता? पर आप पर असर क्यों नहीं होता? कई पहलू देख लिए हमने अकेलेपन के, एक और पहलू देखिए, दिल्ली की प्रोफेसर तारा की कहानी देखिए। ये कहानी दिखाना आपको बेहद जरूरी है क्योंकि कभी सितारों के बीच रहने वाली तारा बुढ़ापे में आज तन्हा है। अकेलेपन की शिकार तारा की कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। देखिए। दिल्ली के राजौरी गार्डन का ये घर पूरे इलाके में अलग नजर आता है। खामोश, उजाड़ और अकेला। एक पुराने पेड़ की छाया में धूल और गंदगी से अटे पड़े इस घर के बाहरी हिस्से की खामोशी तोड़ती एक काली बिल्ली गेट पर आकर खड़ी हो जाती है। देर तक खटखटाने के बाद गंदी साड़ी में लिपटी एक बूढ़ी काया गेट तक आती है, जिसे देखकर ये एहसास ही नहीं होता कि ये वही प्रोफेसर तारा हैं जो कभी देश के जाने माने लोगों से जुड़ी रही हैं। मशहूर अभिनेता
अभिनेत्री रेखा इनकी रिश्तेदार हैं। दिल्ली के राजधानी कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने वाली प्रोफेसर तारा भरतनाट्यम की भी टीचर रही हैं। ये वाइडेंटी मैंने तमिल में किया। दिल्ली के गोल मार्केट में रहते हुए तारा कभी हेमा मालिनी को नृत्य सिखा चुकी हैं। अभी वो सब करती है तो मेरा ही, अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे, मैं ऐसा करती हूँ, अभी भी वो ऐसे ही करेगी। टीचर लीव्स अ स्टैम्प ऑन द स्टूडेंट। लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने भी इनसे नृत्य सीखा है। घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें इनके सुनहरे दिन बयां करती हैं, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन्हें अवार्ड दिया था। मेरी आंटी नहीं, जयललिता को 2.5 years की जब थी, उन्होंने डांस सिखाया बेंगलोर में। जयललिता उनको याद करती है, लेकिन हेमा मालिनी जो मेरे से सीखी हुई है वो तो मुझे भूल जाती है। लेकिन आज हकीकत कड़वी हो चुकी है। घर के भीतर सीलन, धूल और गंदगी से बुरा हाल है। आज तारा इस घर में बिल्कुल अकेली रहती है। पति गुजर चुके हैं और बच्चे नहीं हैं। रिश्तेदार अमेरिका में हैं। जो 1-2 रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं वो कभी कभार आ जाते हैं। कामयाबी के उस दौर और आज के सफर में बहुत फर्क आ चुका है। पड़ोस में रहने वाले तक उनसे कभी खैर खबर नहीं लेने आते। पड़ोसी कैसे हैं यहाँ पर, आपकी मदद करते हैं? पड़ोस में कोई नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। शायद वो मुझे भूत समझते होंगे, पता नहीं क्या। अकेले रहने वाले को भूत बंगला भी बता देते हैं ना। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो उनकी जरूरत का सामान ले आते हैं, बिजली का बिल भर देते हैं और कुछ खाने को दे जाते हैं। बैंक में चेक डाल देना, वो केवल मैं कर देता हूँ इनको, और कुछ मार्केट से दूध सप्लाई होती है वो भी यहाँ हो रही है। घर के और भीतर जाते ही जैसे इनकी जिंदगी का सूनापन गहरा हो जाता है। बरसों से गंदे पड़े एक बिस्तर पर ये दिन भर टीवी देखती रहती हैं। किचन और डाइनिंग रूम में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, लेकिन उन्हीं की तरह बूढ़े हो चले हैं, जो देखभाल नहीं होने के कारण कबाड़ बन गए हैं। रसोई में जैसे कभी खाना नहीं पकता, सिर्फ एक कॉफी और बिस्किट, या कभी किसी का लाया कुछ खा लिया तो ठीक, वरना यूं ही गुजरती जा रही है जिंदगी। ये हालत कर ली है हमने अपनी, और ये हालत हमारी और आगे ना हो जाए, ये हमें देखना है। एक आखिरी कमेंट आपसे हेमंत जी, फिर मैं काजल और रंजना जी के पास जाऊंगा। देखिए, जो हमारे जो फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब वो जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में बदल गई हैं। सब अपने अपने में मस्त हो गए हैं। माँ बाप की फिक्र नहीं है, अपनी चिंता, सिर्फ अपनी चिंता में लगे हुए हैं। सब सेल्फिश हो चुके हैं। ये सिर्फ महानगर में रहने के लिए, मेंटेन रहने के लिए अपनी सारी संस्कार, अपने सारे प्रेम, अपने सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। हमें अब सोचना है, आपको सोचना है, आप पर असर क्यों नहीं होता। देखते रहिए एबीपी न्यूज़। पर आप पर असर क्यों नहीं होता?